अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का। तो हमारे 5 चैप्टर्स हो चुके हैं, तो उसका हाफ बुक मॉक टेस्ट आपका 1-2 दिन तक हो जाएगा। तो आज हमारा न्यू चैप्टर है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। तो देखिए, इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। तो इसकी एक अलग से ब्रांच भी है जिसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स आती है, तो यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट ये हमारी ब्रांच बन जाती है। तो इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे सॉलिड्स के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सॉलिड्स कि सॉलिड्स होते क्या हैं। तो सॉलिड्स के पास डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट साइज होता है, और ये बहुत ज़्यादा हार्डर होती हैं और इनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती हैं। अगर आप इन पर फोर्स लगाएंगे तो इनकी जो शेप है क्या वो चेंज होगी? जब नो सर। जब आप फोर्स अप्लाई करती हैं सॉलिड्स पे, तो क्या उसकी शेप चेंज होगी, उसका साइज चेंज होगा? बताएं। सर फोर्स लगाने पे नहीं चेंज होगा। जब हम उसको टेम्परेचर देंगे तो फिर चेंज होगा। यानी कि आप पत्थर है, उसको आप गर्म करना शुरू कर दें, सर मेरे उसमें आएगी। फिर क्या सर ये होगा? डिपेंड करता है ना तो फोर्स लगा रहे हैं। तो यानी कि फोर्स लगाने पे शेप या साइज में चेंज आ सकता है। जी जी सर। सर ये डिपेंड करता है। सही है। और नॉर्मल कोई? कंडीशंस में विदाउट फोर्स इसमें कोई चेंज नहीं है। ऐसे ही इसकी करेंगे, कोई भी कंडीशन चेंज करेंगे, टेम्परेचर हो, फोर्स हो, स्ट्रेस हो, तो उसकी वजह से इसमें चेंजिंग आएगी। सर अगर हम इतनी फोर्स लगा दें कि उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएं तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो रिजिड बॉडी क्या होती है? सर रिजिड जो होता है वो सॉलिड तो होता है, लेकिन सॉलिड रिजिड नहीं होता। रिजिड वो चीज होती है जिसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तो वो डिफॉर्म हो जाए, मतलब टूट जाए इलास्टिक लिमिट तक, लेकिन अपनी शेप चेंज ना करे। अपने पार्टिकल्स के दरमियान जो उसका डिस्टेंस होता है वो चेंज ना करे। कहानी दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, रिजिड बॉडी क्या होती है? सर रिजिड बॉडी ये होती है जो जल्दी डिफॉर्म ना हो, मतलब डिफॉर्म्ड ही ना हो। अगर हम उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाएं तो वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, बल्कि ब्रेक डाउन हो जाएगा, इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स होने की वजह से ब्रेक कर जाएगा। तो और ये उनके दरमियान, जो पार्टिकल्स के दरमियान मीन डिस्टेंस होता है, ये चेंज नहीं होता। और ये जो आपने बोला था कि हार्ड सॉलिड रिजिड नहीं होता, ये आप दोबारा रिपीट करते हैं, ये क्या कहा था? मैंने ये कहा था ये सर मेरी अपनी थ्योरी है कि हर सॉलिड रिजिड होता है, लेकिन हर रिजिड सॉलिड नहीं होता। बस जैसे बुक है तो वो सॉलिड फॉर्म में, लेकिन अगर उसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करूंगी तो उसके जो पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है, तो इस वजह से वो रिजिड रिजिड नहीं है, लेकिन वो सॉलिड है। देखिए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई जब हम रिजिड की बॉडी की डेफिनेशन करते हैं, डेफिनेशन आपने सही बताई है कि हम कहते हैं कि जब हम डीफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई करते हैं। देखिए, आप जब जब आपने सॉलिड में आप एंटर हो चुकी हैं, तो आप फोर्स को हमेशा क्या बोलेंगे? डीफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे, ठीक है। जो एक्सटर्नल फोर्स होती है ना, उसको आप क्या बोलेंगे? डीफॉर्मिंग फोर्स। तो ये जब आप अप्लाई करती हैं रिजिड बॉडी पर, ये आइडियली तो रिजिड बॉडी में ना उसका शेप चेंज होगा ना उसका साइज चेंज होगा। ये आप बात करती हैं आइडियल केस में, ठीक है। जो हम रिजिड बॉडी की डेफिनेशन कर रहे हैं, आइडियल केस में ना तो इसकी शेप चेंज होगी ना इसका साइज चेंज होगा। लेकिन जब प्रैक्टिकल आती हैं, तो प्रैक्टिकल कोई भी सॉलिड होगा, जैसे हमारा ने यहाँ से दिया और नूर ने यहाँ से दिया। प्रैक्टिकल जब आप सॉलिड पे फोर्स लगाती हैं तो वो उसकी शेप में भी चेंज कर सकते हैं, उसके साइज में भी तब्दीली कर सकता है। जो हम डिफाइन करते हैं कि नहीं कर सकता, ये जस्ट आइडियल केस है। तो जब भी आप फोर्स अप्लाई करती हैं तो उसकी शेप और साइज में इसमें तब्दीली आ सकती है। अब ये डिपेंड करता है आप कितनी फोर्स लगा रही होती हैं। क्लियर है?
यस सर, क्लियर है। ये इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं, जब आप इंटरव्यू में बोलेंगे कि जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं, फिर वो आपसे सवाल करेगा कि रिजिड बॉडीज क्या होती हैं। आपने ये तो बोला कि सर जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं, हार्ड होती हैं, तो फिर आप डिफाइन करोगे कि जो रिजिड बॉडी होती है उनके दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला वो चेंज नहीं होगा बाय अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। फिर वो पास ही वो फौरन आपसे बोलेगा कि ये एक सॉलिड कोई भी वो उसके पास पड़ा होगा, वो बोलेगा कि मैं इस पर इतनी न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, इसके तो शेप में तब्दीली आ गई है, तो क्या ये रिजिड बॉडी नहीं है? तो तब आप उसको ये बताएंगे कि जो हम डिफाइन कर रहे हैं ना, ये आइडियल केस हम ले रही हैं, ये सारी बातें आइडियली कर रही है कि इसकी शेप और साइज में कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि रिजिड बॉडी को यूज करके हम आगे सारे हमने क्वेश्चन को कैलकुलेशन को यूज करना है। तो आप जानते हैं कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम कोई भी उसमें तब्दीली या वेरिएबल वाला केस हम नहीं लेते, हम कॉन्स्टेंट वाला केस लेते हैं। तो प्रैक्टिकली जब हम इसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी शेप और साइज में तब्दीली होती है, लाजमी होती है। ये डिपेंड करता है फोर्स पर कि आप कितनी फोर्स लगा रही हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो चेंज है वो आपको नजर भी आए, नेकेड आई से वो आपको में भी नजर ना आए, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो चेंज आपको उसकी शेप और साइज में नजर आता है। जैसे आपने पढ़ा भी है कि जब आप धूप में कोई भाग और सॉलिड रख देती हैं तो उसकी लेंथ में इंक्रीज हो जाता है, सर्दियों में उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाती है, तो हमें नेकेड आई से तो नजर नहीं आता, फील नहीं होता, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसमें चेंज आ रहा है वो रिजिड बॉडी है वो सॉलिड ही, लेकिन उसमें शेप में या साइज में तब्दीली आ रही है by applying the deforming force। क्लियर है? तो प्रैक्टिकली चेंज आता है और आइडियल केस में चेंज नहीं आता। तो सॉलिड्स क्यों इतने हार्ड होती हैं? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से। और यही आप जानते हैं कि जो सॉलिड होती हैं यहाँ पर डिस्टेंस ना होने के बराबर होता है। तो जाहिर है कि जब पार्टिकल्स आपस में इतने इतने क्लोजर हैं तो इट मींस उनके दरमियान प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा है, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो आप मुझे बताएं कि सॉलिड्स के पास कौन सी मोशन होती है? जो एटम्स होते हैं ना, इनके पास कौन सी वाइब्रेशन वो मोशन होती है? वाइब्रेटरी मोशन। और कौन सी वाइब्रेटरी मोशन होती है? जी सर, दोबारा। वाइब्रेटरी मोशन होती है सॉलिड्स के एटम्स के पास, लेकिन कौन सी वाइब्रेटरी मोशन होती है? सर क्या मतलब कौन सी? means sir from mean position back and forth position. सॉलिड के एटम्स कौन सी मोशन को एक्सिबिट करती हैं? सर वाइब्रेटरी मोशन हो सकती है, उसमें ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन नहीं हो सकता। सर वाइब्रेटरी का मतलब सिंपल निशान सही आंसर दिया SHM। कभी आपने गौर किया कि हम SHM क्यों पढ़ते हैं? हम SHM इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे एटम जो है ना वो SHM परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, हम SHM को पढ़ते हैं। ये सारे जो टाइनी एटम्स है ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के तौर पर बिहेव करती हैं। जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं वो आपको कहती है कि यहाँ पर ये सारे जो एटम्स होते हैं, हर एटम में ये क्या होता है, छोटे छोटे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स होते हैं। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। तो एटम्स की कौन सी मोशन होती है? वाइब्रेटरी मोशन होती है। तो कौन सी वाइब्रेटरी मोशन होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपने पढ़ा था कि हर वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती, लेकिन हर सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन होती है। ये लाइन पढ़ी है कि एवरी सिंपल जी सर। हार्मोनिक मोशन इज अ वाइब्रेटरी मोशन, लेकिन हर वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। ये केस तो आपको मिलेगा, लेकिन ये केस आपको नहीं मिलेगा कि हर वाइब्रेटरी मोशन SHM होती है, ये केस आपको नहीं मिलेगा। तो यानी कि वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है, कौन सी वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है? SHM। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरव्यू के लिहाज से भी, और ये आपका आ गया रिटन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
अब यहाँ पे इंटरव्यू की बात आई है तो आपसे छोटा सा मैं क्वेश्चन करता हूँ। मैंने ग्रुप में भी पूछा था कि प्रीफिक्सेस को हम यूज क्यों करती हैं, व्हाई डू वी यूज प्रीफिक्सेस, तो सारे इसका आंसर देंगे। अभी मैं आपको इंटरव्यू के लिहाज से एक गाइडलाइन आपको दूंगा। तो सबसे पहले मुझे अक्सर शो हो रही है, तो आप बताओ कि व्हाई डू वी यूज प्रीफिक्सेस। चलिए हमारा आप बताओ, क्या सर? व्हाई डू वी यूज प्रीफिक्सेस। इंटरव्यू का क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ। आप ये ऐसे फील करें कि आप इंटरव्यू में बैठ चुके हैं, तो आप कैसे जवाब दोगे? टू राइट यूज टर्म्स इजीली यूजिंग टेंथ पावर। ठीक है, तो अच्छा का आंसर हो गया। हमारा आप बताओ। हाँ जी दिशा, प्रीफिक्सेस का पूछ रहा हूँ, जल्दी हमारा सबसे मैंने पूछना। सर प्रीफिक्स जो पूछ रहे हैं ना, हाँ जी प्रीफिक्सेस। ये स्मॉलेस्ट यूनिट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है। पूछ रही है कि बता रही है? बता रही हूँ। चलो ठीक है, फारूक का भी आंसर हो गया। सम पावर ऑफ 10 हैविंग स्पेशल नेम। ठीक है, अक्सा भी हो गया, हमारा भी हो गया, फारूक हो गया। इकरा आप बताओ, नेक्स्ट आप। व्हाई डू वी यूज प्रीफिक्सेस इकरा? इकरा नहीं है, कमल आप बताओ। मेजरमेंट को प्रिसाइजली लिखने के लिए। इकरा इकरा कहोगे, कमल आप बताओ आप। निशान आप बताओ। सर मेरे ख्याल में सर फॉर एग्जांपल अगर जो हम ऐसा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई लेंथ है, हम लेंथ की मिसाल ले ये लेते हैं बात ना। याद रखिए कि वो आप इंटरव्यू में बैठ गए हैं, इसको इमेजिन करके आपने जी, जवाब देना है। जी सर, फॉर एग्जांपल जो मेरी एक्सप्लेनेशन है, फॉर एग्जांपल कोई लेंथ आ गई है, वो बहुत छोटी आ गई है। फॉर एग्जांपल कोई वर्नियर कैलिपर पे हमने कोई चीज़ मेजर किया, तो उसे हम मीटर में अगर करें तो वो इतना मतलब प्रोफेशनल नहीं लगेगा, और उससे लिखने में भी मतलब इतना वो मतलब थोड़ी मुश्किल होगी और बड़ा नजर आ गया। इसलिए हम ये प्रीफिक्सेस वगैरह यूज करते हैं, ताकि वो मतलब थोड़ा मतलब वो प्रोफेशनल भी लगे और वो हमें हमें लिखने की भी आसानी हो ना। इसलिए हम वो प्रीफिक्स वगैरह यूज कर लेते हैं। बहुत छोटे के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, और बहुत बड़े भी हो तो उसके लिए भी हम यूज कर लेते हैं सर। सही है। ये कमल भी हो गई है। जी कमल अभी तक आपने आंसर नहीं बताया, फिर आप बताओ। सर मेजरमेंट को प्रिसाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। बस यही आपका जवाब है। जी सर। ओके, शिबाना ने भी दे दी है। गुल और ज़र आ रहते हैं, और कमल, आई थिंक कमल हो गई है। गुल और ज़र आप बताओ। सर हमारे पास कुछ वैल्यूज बहुत ज्यादा स्मॉलर होती है, कुछ बहुत ज्यादा लार्जर। तो अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया है, मतलब पावर ऑफ 10 में, कि हम बहुत लार्जर क्वांटिटी हो या बहुत स्मॉलर क्वांटिटी को हम पावर 10 मतलब पावर ऑफ 10 में लिख सकते हैं। सही, और या ज़र? बाज़ दफा कुछ वैल्यू रिपीटेशन होती है, तो इसलिए। क्या रेपिटेशन होती है? सर कुछ वैल्यू इस तरह होते हैं बहुत, मतलब उसमें रिपीटेशन, या अगर बहुत लार्जर क्वांटिटी ले ले तो इसको इजी करने के लिए हम प्रीफिक्सेस के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है। ज़ारा, मैंने ये सवाल पूछा है, व्हाई डू वी यूज प्रीफिक्सेस। मैंने पढ़ाया नहीं है, जस्ट मैंने आपसे वो पूछ रहा हूँ, क्योंकि ज़ारा आप फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ रही है। ये जस्ट आपको ना इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा गाइड करने के लिए, कि आप कहाँ पे गलती करते हैं उसके बारे में आपको गाइड करने के मैंने क्वेश्चन पूछे हैं। व्हाई डू वी यूज प्रीफिक्सेस, इसका आप आंसर बताओ। कमल, आप अभी तक आपने आंसर नहीं दिया। ये ज़रा बताएं। अब देखिए, खुद आपने
अपनी ईमानदारी से आपने लेंथी होने से बचाने के लिए हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। क्या करने के लिए? सर हमारे पास अगर कोई क्वांटिटी है ना, तो उसको वो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, उसको शॉर्ट करने के लिए जो है ना हम प्रीफिक्सेस यूज तो आप करते हैं। कहाँ पे गायब थी? हैं? आप कहाँ पे गायब हो गए थे? सर वो मैं इन्हीं के आंसर सुन रही थी कि पहले देख लूं कौन क्या बता रहा है, फिर मैं भी थोड़ा सा बता दूंगी। नहीं, मैंने आपको बोला कि आप फील करें कि आप इंटरव्यू में बैठती हैं, प्रेशर लें। आप देखिए, खुद आप एनालाइज करें, सबसे अच्छा आंसर किसने दिया है? सर मुझे तो लगता है कि मैंने दिया होगा। नहीं, आप तो क्या उसे कह रहे हैं, ईमानदारी वाला एनालाइज करें ना, किसने अच्छा आंसर दिया है? सर वो एक किसी स्टूडेंट बॉयज में से किसी ने एक्सप्लेन किया था निशान ने। कुछ, निशान। शायद वो जिशान थे। अब देखिए, बात ये होती है, मैंने आपको काफी दफा बताया है कि इंटरव्यू में आपसे सवाल जो पूछा जाता है वो आपका जस्ट वे ऑफ चेक करना चाहते हैं कि आप अपनी नॉलेज को किस तरह कन्वे करती हैं। तो अब जाहिर है कि सारों ने आंसर तो ठीक दिया है कि अपनी मेजरमेंट को आसान करने के लिए हम प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं कि जब हमारे पास बड़ी क्वांटिटी आ जाती है या बहुत स्मॉलर क्वांटिटी आ जाती है तो तब हम वो उसको अगर सेंटीमीटर में हम करें, ये निशान ने बात की है तो ये अच्छी बात वो इनको मतलब उसने डिटेल से बताया है कि जैसे ही अगर हम कोई हमारे पास बनने कैलिपर्स हम कोई स्मॉल मेजरमेंट करते हैं, बनने कैलिपर्स हमारे पास स्मॉल मेजरमेंट आती है, अगर हम उसको मीटर में कर लिखें तो वो अनप्रोफेशनल हमें वो लगेगी, तो इसलिए उसको प्रोफेशनल रखने के लिए हम प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं। तो जिशान एक अच्छा आंसर दिया आप में से। तो एक यही बात है कि इंटरव्यू में जब आप ये सारे आप बैठे हो, सारे के सारे, और इसी तरह इंटरव्यू में ये सवाल आप सबसे किया जाता है, तो आप खुद सोचें कि आपने जो आंसर दिए हैं और जो जिशान ने आंसर दिया दोनों में फर्क है। तो यही वजह होती है कि आप इंटरव्यू में अपने मार्क्स जो है ना वो कुछ और एक्सपेक्ट करके बैठी होती हैं। आप कहते हैं कि मैंने हर सवाल का सही जवाब दिया है। याद रखें, इंटरव्यू में सवाल का सही जवाब देना सिर्फ काफी नहीं होता, सवाल का अच्छे वे में जवाब देना ये सारी बात मैटर करती है। मैंने आपको जैसे बताया था टेक्निकल वर्ड्स को आपने यूज करना है, ये इस तरह की चीजें जो ना ये फर्क डालती हैं, क्योंकि सारे ही गूगल से पढ़ के आई होती हैं, यूट्यूब से पढ़ के आई होती हैं, बुक से पढ़ के आई होती हैं, टीचर से पढ़ के आई होती हैं, रट्टे लगाई होती हैं या कुछ भी किया होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स के नीचे सेम होती है। तो जो फर्क डालती है वो हमारे अल्फाज होती हैं कि किस तरह हम उसको कन्वे करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सारों ने ये तो जवाब दे दिया कि बड़ी मेजरमेंट छोटी मेजरमेंट, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि छोटी मेजरमेंट्स आती कब हैं, बड़ी मेजरमेंट्स का हमें वास्ता कब पड़ता है। तो अगर आप इसको भी एक्सप्लेन करें, आप बोलें कि जब हम एटॉमिक वर्ल्ड में आते हैं, जैसे निशान ने वर्ने कैलिपर्स की एग्जांपल दिया, तो इसके अलावा आप ये भी एग्जांपल दे सकती हैं कि जब हम एटॉमिक वर्ल्ड में आप मतलब इंटरव्यू में बैठे हैं, आपसे ये सवाल किया जाता है तो आप बोले कि सर फिजिक्स में हमें सम टाइम बहुत स्मॉलर मेजरमेंट से भी वास्ता पड़ता है। जैसे आप एग्जांपल दे सकती हैं वर्ने कैलिपर्स की, और वो वर्ड आप यूज कर सकते हैं कि वो अनप्रोफेशनल में बहुत ज्यादा लगेगा, तो प्रोफेशनल बनाने के लिए हम वो प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं। इस तरह जब हम एटॉमिक वर्ल्ड में जाती हैं तो वहां पर जो वैल्यूज हमें बहुत छोटी वैल्यूज का सामना करना पड़ता है। इस तरह जब हम स्पेस में जाती हैं तो वहां पे हमें बहुत बड़ी वैल्यूज का वो सामना करना पड़ता है। यानी कि आप पहले अगले को ये बात बताएं कि छोटी वैल्यू तो कब आती है, बड़ी वैल्यू कब आती है, ये आपने बता दिया कि छोटी वैल्यू जब हम वर्नियर कैलिपर्स का भी आप दे सकते हैं, स्क्रू गेज का भी दे सकती हैं, लेकिन जाहिर है कि उससे भी छोटी वैल्यू एटॉमिक वर्ल्ड में आती है। तो बेस्ट यही है कि आप एटॉमिक वर्ल्ड का ही जिक्र करें, क्योंकि स्क्रू गेज में हमारे पास सेंटीमीटर या मिलीमीटर में आता है, तो एटॉमिक में तो हमें बहुत ही छोटी वैल्यूज का सामना करना पड़ता है, तो एटॉमिक वर्ल्ड का ज्यादा बेस्ट आंसर है। तो आप बोले कि जब हम एटॉमिक वर्ल्ड में आती हैं तो हमें बहुत ही छोटी वैल्यूज का सामना करना पड़ता है। आपने अब खुद ही सोचे कि जब आपका कोई आंसर आप किस तरह के देते हैं तो आपका इंटरेस्ट पैदा होता है, आप कहते हैं वाह, इस बंदे ने हमें समझा दिया कि हमें क्यों जरूरत पड़ी है प्रीफिक्सेस की। इस बंदे ने हमें आइडेंटिफाई कर दिया है कि जी छोटी मेजरमेंट्स भी होती हैं और बड़ी मेजरमेंट्स भी, और मॉडरेट भी। तो बड़ी मेजरमेंट्स हमें कहाँ पे मिलती है, स्पेस में, क्योंकि यार जब हम जिक्र करते हैं ना कि बड़ी मेजरमेंट, तो फौरन सवाल आएगा नहीं कि कहाँ पर हमें बड़ी मेजरमेंट्स मिलेंगी, कि नहीं आएगा।
तो आपने उसको बताना है कि बड़ी मेजरमेंट्स कहाँ पर आती हैं, छोटी मेजरमेंट्स कहाँ पर आती हैं। फिर आप बताएंगे किस तरह, जो इतना आपने बता दिया, एक और स्टूडेंट है उसने यही बातें बता कि उसने साथ में ये चीज ऐड कर दी। उसने बोला कि जब 11 कॉन्फ्रेंस हुई ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स पे, तो जो कमेटी बैठी थी उसने इस सिचुएशन को डील आउट करने के लिए उसने क्या किया, उसने प्रीफिक्सेस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। तो आप देखें, जो स्टूडेंट पहले ये बता रहा है कि बड़ी मेजरमेंट्स कहाँ पर आती हैं, छोटी मेजरमेंट्स कहाँ पर आती हैं, फिर वो साथ में ये भी बता रहा है कि 1960 में वेट एंड मेजरमेंट्स पे वो मीटिंग हुई, कितनी मीटिंग हुई, 11वीं, कौन सा होया, वेट एंड मेजरमेंट्स पे। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि जब हमारे पास जो है बहुत छोटी मेजरमेंट्स आएंगी या बहुत बड़ी, तो तब उसको प्रोफेशनल बनाने के लिए तो हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्सेस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यानी कि प्रीफिक्सेस का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाया, जो मीटिंग हुई थी एसआई यूनिट्स पर, उसी मीटिंग में ये प्रीफिक्सेस का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। यानी कि कंप्लीट पैकेज आपका हो गया। आपने डिटेल भी बता दी और ये भी बता दिया कि ये टर्म आई कैसी है। तो ये कंप्लीट आंसर है। तो खुद आप एनालाइज करें, अपने आप से पूछें कि जो ये आंसर दिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, अगर कोई स्टूडेंट आपको ये आंसर देता है तो आप इससे ज्यादा खुश होंगे या जो आपने खुद आंसर दिए हैं कि उससे ज्यादा खुश होंगे? बताएं, किस आंसर को आप ज्यादा मार्क्स देंगे? जी सर, सर आपने समझाया, इसको बहुत प्रेफर करेंगे सर। तो यही बात है कि इस तरह आपने इंटरव्यू में चीजों को लेके चलना होता है। तो ये आपको पीडीएफ में आपको आंसर मिल जाएगा आज या कल में। तो जो हमारे ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा होगा, ठीक है। तो मैं साथ में कोशिश कर रहा हूँ कि इसी तरह की आपको साथ थोड़ी छोटी छोटी बातें आपको सिखाता जाऊँ ताकि आप इन पे वर्कआउट करें। अभी से आप ना रिटर्न और इंटरव्यू की प्रिपरेशन को साथ लेके चले, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का ऐड नहीं ना अभी तक आया उनके पास टाइम है कि वो इनको साथ लेके चल सकते हैं। यहाँ पर ऐड आ चुके हैं तो वो अभी रिटर्न पे फोकस करें, लेकिन कोशिश करें कि साथ साथ टेक्निकलिटीज को भी फॉलो करें, ठीक है। ये जैसे आपको छोटी सी एग्जांपल देकर आपको समझाना था कि आप इंटरव्यू में सवालों के जवाब कैसे देने होती हैं, क्या चीज़ें जो फर्क डालती है। तो वापस लेक्चर पे आती हैं कि सॉलिड्स के हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, क्रिस्टलाइन, पॉलीमेरिक और अमॉर्फिक। ये आपका रिटर्न में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और इंटरव्यू में भी पूछ सकती हैं। तो आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकती हैं, तो इनकी डेफिनेशन भी जुबानी याद होनी चाहिए। यहाँ पर रेगुलर पैटर्न होता है, तो क्या बता सकता है कि जो क्रिस्टलाइन होते हैं क्या हमें 100% रेगुलर वो पैटर्न मिलता है क्रिस्टलाइन में? क्या जी सर 100%? 100%। जी सर 100% मिलता है, क्योंकि उनके जो एटम्स, जो मालिक्यूल्स होते हैं, उनका बीच में डिस्टेंस जो होता है वो फिक्स होता है। तो आप कह रहे हैं 100% मिलता है, कोई और है जो कह रहा है 100% नहीं मिलता? मेरे ख्याल में सर 100% नहीं होता, क्योंकि कहीं पे वो रेगुलर होते हैं, कहीं पे दूसरी तरह का अरेंजमेंट होता है। नहीं है जिन्होंने रिसर्च की है ना सॉलिड्स पे, उनको अच्छी तरह से आंसर का पता है। हमें कभी भी 100% नहीं मिलता। सर कुछ कहीं ना, पे एक तरह का अरेंजमेंट, कहीं पे दूसरी तरह की अरेंजमेंट होती है सर। ये कौन सर ये बता? तो हमारे पास मुख्तलिफ अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, इवन क्रिस्टल्स के भी। कुछ सिंगल क्रिस्टल होते हैं, कुछ पॉली क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं। तो सर इसकी जो अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज तक होती है, लेकिन 100% नहीं। सर इसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स की वजह से या इम्प्योरिटीज की वजह से उसकी जो अरेंजमेंट है वो 100% नहीं रहती। आज कभी भी आपको 100% रेगुलर अरेंजमेंट नहीं मिल सकती। ये आपको हमेशा प्योरिटी की वजह से ये आपको कुछ ना कुछ जो ऑर्डर है वो आपका थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि 100% आप आइडियली तो आपको हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको 100% प्योर रेगुलर अरेंजमेंट आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि इम्प्योरिटीज होती हैं, आप उनको खत्म आउट वो आप नहीं कर सकते। इसके अलावा बाकी भी फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। फिर अगर आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाने हैं तो उसको रेगुलर अरेंजमेंट बनाने में फिर वो बड़ा टाइम लगता है, वो स्लोली स्लोली आप उनको ठंडा करना होता है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो सिंपल आंसर है कि नो, कोई भी 100% रेगुलर नहीं होता। और क्यों नहीं होता? ड्यू टू द इम्प्योरिटीज। पॉलीमेरिक में वो दरमियाना होता है, 50% वो रेगुलर आ गया, 50% इरेगुलर आ गया। तो यहाँ पे सारे ही इरेगुलर आ गए। लेकिन याद रखिएगा कि अगर ये अमॉर्फिक का मटेरियल है ना,
तो इसके कुछ हिस्से में ये एक हिस्सा यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर ही अरेंजमेंट मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये दूसरा पोर्शन है, यहाँ पर आपको कोई और अरेंजमेंट मिलेगी, लेकिन इस पोर्शन में रेगुलर ही होगा। है रेगुलर, लेकिन पहले से क्या होगी, डिफर होगी। यानी कि यहाँ पर आपको शॉर्ट रेंज आर्डर मिलेगा, यहाँ पर आपको लॉन्ग रेंज आर्डर मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको शॉर्ट शॉर्ट यानी कि ग्रुप्स में टोलियां जिस तरह होती है ना, जैसे ब्रेक होती है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टोलियां बना के बैठ जाते हैं। कुछ टोली छोटी होती है, कुछ टोलियां बड़ी हो जाती हैं, कुछ वैसे अकेले होते हैं। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा होता है, छोटे छोटे आर्डर आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर है? हाँ जी, डोमेन्स बनी होती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एम्पलीट्यूड ऑफ द एटॉमिक वाइब्रेशन इंक्रीजेस विद द राइजिंग टेम्परेचर। और सेम यहाँ पर भी वही है, और यहाँ पर ग्रेजुअली ये सॉफ्ट होती हैं। जैसे जैसे आप इनको टेम्परेचर बढ़ाती हैं तो ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है? ये आपने वर्ड सुना होगा बड़ी दफा। व्हाट इज मेंट बाय शार्प? फिक्स्ड सर, मतलब है कि उसकी वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, मतलब अगेन मतलब कि इसकी फिक्स वैल्यू होती है, एग्जांपल लेके टेम्परेचर की फिक्स वैल्यू। एग्जांपल लेके समझाए ना। सर अगर हम सपोज करते एनी हैं कि जी एनी बोला, मटेरियल बताएं। कंसीडर करें, मेल्टिंग पॉइंट 100 है, तो एक शार्प का मतलब ये है कि सर ये 100 पे ही मेल्ट होगा, 99 पे मतलब मेल्टिंग इसकी नहीं होगी इस तरह। हाँ जी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, अगर जब हम कहते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100 है, तो 99 पे वो वाटर ही आपको मिलेगा, कोई बॉइलिंग उसमें नहीं होगी। जैसे ही 100 है तब जाकर वाटर क्या होगा, बॉइल होगा। तो इसको हम बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि यहाँ पर वो शॉर्ट शॉर्ट रेंज होती है, एक आर्डर तो होता नहीं है, इसलिए कि डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इनकी एग्जांपल है मेटल्स या आयनिक कंपाउंड, इनकी प्लास्टिक एंड रबर, और ये ग्लासी सॉलिड्स। नेक्स्ट है क्रिस्टल लैटिस। ये वैसे डिटेल में सॉलिड में जब हम जाएंगे ना तो उसको सारे को और जरा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम एफएससी लेवल पे है ना, इसलिए हम एफएससी के लिहाज से इसको पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेशन लैटिस क्या होती है? व्हाट सर इज लेटेस्ट को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो ओवरऑल एक किस्म का वो ढांचा सा होता है ना, वो क्रिस्टल बॉडी का या क्रिस्टल उसका मटेरियल का ओवरऑल एक ढांचा सा जो होता है या स्केलेटल टाइप, तो उसे थ्री लेटेस्ट डायमेंशनल कहते हैं। पैटर्न होता है। अरेंजमेंट जो होती है एटम क्रिस्टल में इन 3 डायमेंशन में, तो इसको हम कहते हैं क्रिस्टल लेटिस। तो लेटेस्ट में सिर्फ पॉइंट्स होती हैं, ठीक है। उन पॉइंट्स पर आके क्या करना होता है, एटम्स ने आकर बैठना होता है। तो ये सारे आगे सॉलिड में जाएंगे ना, वहां पर फिर वो कर लेंगे। अभी इस पे रहती है एफएससी लेवल तक। यूनिट सेल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इंटरव्यू में पूछी गई है। और देखिए जब जब स्टडी करते हैं ना, आप जाहिर है कि क्रिस्टल है उसके अंदर पता कितने यूनिट सेल होंगे। तो चूंकि अब फायदा ये है कि अगर कॉपर है ना, तो कॉपर के सारे में एक जैसे ही अरेंजमेंट रिपीट होगी। तो अब जाहिर है कि पूरे कॉपर के क्रिस्टल को तो पढ़ना मुश्किल है, तो आप क्या करें, उसमें से एक यूनिट सेल को उठा लें, क्योंकि जो यूनिट सेल का जो मतलब है वो शेप होगी, पूरे के कॉपर के क्रिस्टल की भी वही शेप होगी। क्योंकि यूनिट सेल क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है 3 डायमेंशनल में, तब जाकर आपके पास एक क्रिस्टल जाकर बनता है। इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ यूनिट सेल को स्टडी कर लेते हैं और फिर इसकी प्रॉपर्टी को आप क्या करते हैं, पूरे क्रिस्टल पर अप्लाई कर देती हैं। और इसकी एग्जांपल आपने याद रख लें तो अच्छी बात है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, इसकी शेप क्यूबिक होती है। ये काफी पूछे गए हैं कि शेप के बारे में। नेक्स्ट इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। जो एक्सटेंसिव है ये डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द मैटर होती है, यानी कि अगर ये डिपेंड करते हैं कि अमाउंट छोटी है या अमाउंट बड़ी है, तो उसका हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव। और इंटेंसिव, नाम से याद रख लें, इंटेंसिव का मतलब इंटरनल, यानी कि ये क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब जैसे कि
एनर्जी ना सब्सटेंस, आप जानते हैं कि अगर छोटा सा पीस है इसके पास एनर्जी कम होती है, और अगर बड़ा पीस है तो इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। तो एनर्जी हमारी कौन सी होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ द मैटर पे डिपेंड करती है। तो इन द सेम वे वॉल्यूम आप जानते हैं, और आपका मैथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव में क्या होता है? डेंसिटी। अब देखिए, जो नाम याद रख ले, इनका मतलब क्या? इंटरनल। तो डेंसिटी ज़ाहिर इंटरनल चीज है ना, तो छोटे पीस की डेंसिटी ले ले या बड़े पीस की डेंसिटी ले, दोनों की डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। बर्फ का टुकड़ा ले ले, जो मेल्टिंग बर्फ का टुकड़ा भी क्या करेगा? 0 पे मेल्ट होगा। और अगर बड़ा पीस है वो भी क्या होगा? 0 पर ही मेल्ट होगा। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इस तरह बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी सेम है। क्लियर है? ठीक है सर, ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिटी का मतलब इंटरनल, ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। आप देख लें, टेस्ट चीजों पे डिपेंड तो नहीं करती। अगर छोटा पीस है, टेस्ट क्या होता है कि एटम्स के दरमियान कितनी वो मतलब डिस्टेंस है, तो ये एटॉमिक लेवल पे चला जाता है। तो चाहे छोटा पीस हो या बड़ा पीस हो, डेंसिटी आपकी हमेशा सेम रहती है। क्या जैसे वाटर का एक ड्रॉपलेट है, इसकी भी डेंसिटी वही होगी जो पूरे इतने सारे वाटर की डेंसिटी होगी। इस तरह अगर आप छोटा पीस है वो भी 0 भी मेल्ट होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा बर्फ का पीस है, ये नहीं होगा कि बर्फ का पीस बहुत बड़ा है तो ये 0 पर नहीं मेल्ट होगा, ये 0 पर ही मेल्ट होगा, क्योंकि दोनों के मेल्टिंग पॉइंट सेम है। ये नहीं होता कि छोटा है तो एक बहुत बड़ा है, तो बड़ा को पिघलने में वो लेट वो टाइम लगेगा, छोटा वो जल्दी पिघल जाएगा, वो अलग बात है। क्योंकि ये थोड़ा सा होता है इसलिए जल्दी हमें वो पिघल जाएगा, क्योंकि ये बड़ा होता है तो इसलिए छोटा बनने में ये टाइम लेता है, बस ये फर्क होता है। लेकिन दोनों ही मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। याद रखने का तरीका क्या है? इनका मतलब क्या होता है? इंटरनल। तो उससे याद रखने की ये इंटरनल चीजों पे डिपेंड कर, मतलब एटॉमिक लेवल पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं कर रही। MCQ है द मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप। क्योंकि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, इम्प्योरिटीज पर भी डिपेंड कर रहा है, कि शेप पे डिपेंड नहीं करता। तो थोड़ा डिफाइन करें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है क्या? ये अभी आने लगा है, ये पहले MCQ है, इसके बाद है उसकी डिटेल आने लगी। पहले हमें उसको पढ़ लेते हैं कि थ्योरी पढ़ लेते हैं। डिफॉर्मेशन, एनी चेंज प्रोड्यूस इन लेंथ। डिफॉर्मेशन क्या होता है? अगर लेंथ में भी चेंज आ गई आप बोलेंगे बॉडी डिफॉर्म हो गई है। अगर वॉल्यूम में चेंज आ गया बोलेंगे बॉडी डिफॉर्म हो गई है। या शेप, तीनों में इकट्ठी भी आ सकती है या वन बाय वन भी आ सकती है, उसका क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेशन। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जैसे ये तो शेप दिखाया हुआ है, पहले उसकी शेप ऐसे, लेकिन जब आपने फोर्स अप्लाइड की है उसकी शेप में क्या हो गई? तब्दीली आ गई है। इलास्टिसिटी, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिटर्न। टेम्परेचर कर रहा ये डिफॉर्मेशन में टेम्परेचर का फैक्टर नहीं आ सकता? आ सकता है, वो भी ये फोर्स ही आ जाती है ना, कि जब आप उसको एनर्जी दे रहे होती है तो एक किस्म की फोर्स ही होती है, क्योंकि आप उसको एनर्जी दे रहे होती है ना। और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, स्टील ज्यादा इलास्टिक है या रबर? स्टील। रबर वाला कोई भी नहीं है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ये क्वेश्चन आया हुआ रिटर्न में। और ये अभी 2022 का जो हुआ था ना PPSC में, उसमें प्लास्टिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो प्लास्टिसिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द बॉडी डज नॉट कम टू इट्स इनिशियल पोजीशन, कि जब आप उसको इलास्टिक लिमिट के बाद उसको फोर्स अप्लाई कर देती हैं, फिर वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस नहीं आएगा, तब वो क्या हो जाएगा? प्लास्टिसाइड हो जाएगा। यानी कि अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर नहीं आता तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी कहते हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो लेक्चर का टाइम खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट सेशन आपका 2 मिनट के अंदर स्टार्ट होता है।
इसी लिंक से आपने दोबारा ज्वाइन करना है, जो मैंने ज्वाइन किया ना, इस लिंक से दोबारा ज्वाइन करें। ये लेफ्ट करके दोबारा इसी मीटिंग से ज्वाइन करें, इसी लिंक से।